वुमेन एम्पावरमेंट होता है महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। अच्छा, हम किसी चीज को जब मूव कराना चाहते तो हमें किसकी जरूरत पड़ती? पावर की जरूरत पड़ती। कहते हैं ना फलाना पार्टी पावर में आ गई, फलाना व्यक्ति पावर में आ गया, अरे यार आईएएस बन जाओगे, पावर मिल जाएगी। लेकिन जब हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हम सशक्तिकरण शब्द इस्तेमाल क्यों करते हैं, शक्तिकरण शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हम स लगा देते हैं, एक प्रीफिक्स लगा रहे हैं, सशक्तिकरण हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये जो सिलेबस हमें दिया गया है वो बहुत ही कोडेड फॉर्म में है। इसके अंदर भानुमति का पिटारा छुपा हुआ है, और ये तुम लैंग्वेज तुम समझ गए, 50% तुम्हारी तैयारी वहीं पूरी हो गई। क्योंकि जिसने सिलेबस पे कमांड कर लिया, न्यूज़पेपर उसका अपना है, उसको पता चल जाएगा क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। बिना सिलेबस के कभी हाथ ही नहीं लगा पाओगे न्यूज़पेपर, और जो न्यूज़पेपर हाथ नहीं लगा पाएगा वो तो पहले ही समझ ले कि वो यहाँ वैकेशन पे आया 3-4 साल। यूपीएससी प्रिपरेशन वैकेशन एक नया चला हुआ है आजकल पैकेज, यूपीएससी की तैयारी के नाम पे 3-4 सालों की मस्ती, वो तुम्हें नहीं करना यहाँ पे, वो हम करने नहीं देंगे। तो मुझे बताओ, सशक्तिकरण शब्द इस्तेमाल सुना होगा ना सबने, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। शक्तिकरण क्यों नहीं? कभी किसी को नहीं कहा जाता कि बीजेपी सशक्तिकरण हो गया, बीजेपी पावर में आ गई, एम्पावर नहीं हुई। बोले वो फलाना मंत्री जो है वो पावर में आ गए, एम्पावर नहीं हुए। महिलाओं के लिए ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया जेंडर इस सेगमेंट में कि एम्पावरमेंट हुआ, या जिस भी वर्ग को हम आगे लेकर जा रहे हैं उसको एम्पावर वर्ड यूज क्यों करते हैं? बहुत छोटा सा, इतना हमें समय यूपीएससी देता नहीं है। लिखने के लिए कितने वर्ड देता है वो? 150। एक आंसर कितने में लिखना होता है? 150। इंटरव्यू में बोलने के लिए कितने मिनट मिलते हैं? 20 मिनट। तो वो तुम्हें दोबारा मौका नहीं देता है, बहुत सोच समझ के हर एक शब्द को बोलने की जरूरत है। अब ये तुम्हें बता रहा है, अब सोचो जीएस पेपर 1 में पढ़ना है, तुम्हें क्या लगता है यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा? जैसे यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, व्हाट डू यू मीन बाई वुमेन एम्पावरमेंट, गिव 5 एग्जाम्पल्स। आपने तो यही आदत डाल रखी है ना। अच्छा, यूपीएससी में कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन देखा है? डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट, गिव द 5 एग्जाम्पल्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। क्यों सर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? मैम ऐसे ही आते होंगे, है ना। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, 5 उदाहरण सहित बताएं। और आप भी चौड़े हो गए, अब तो आईएएस बनना कितना आसान है। कभी नहीं पूछेगा। उसने तो क्वेश्चन कुछ और पूछा, उसने कहा हाउ गिग इकोनॉमीज हेल्प इन द जेंडर एलिवेशन, या अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट में, गिग अर्थव्यवस्था महिला सशक्तिकरण में कैसे वो काम करेगी। अब आपके न्यूज़पेपर में ये आया लेकिन आपके हाथ से निकल गया, क्यों? क्योंकि आपने कभी सिलेबस ही नहीं पढ़ा। आपने सिलेबस पढ़ भी लिया तो समझा नहीं, समझा तो उसको अपनी लाइफ में अपनाया नहीं। सिलेबस सबसे क्रूशियल होता है। अब एग्जांपल देता हूं, वुमेन एम्पावरमेंट, पावर बाहर से मिलती है, पावर बाहर से मिलती है। हम पावर हासिल करते हैं, एक सेना दूसरी सेना पे जीत जाती है, मारती है, और फिर उसके राज्य को हड़पती है, राज्य पे कब्जा करती, बोलते ये फलाना व्यक्ति पावर में आ गया, गद्दी पर बैठ गया। पावर एक्वायर की जाती है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया जो एम्पावर है, ये अंदर से आती है। आपने मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का अंतर सुना होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, एक जेंडर की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, आदिवासियों के सशक्तिकरण की बात हो रही है। तो सशक्तिकरण वर्ड का मतलब होता है कि इसकी जब तक आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक यह कभी भी पावर को हासिल नहीं कर सकती है। और इंपावरमेंट का मतलब होता है इट्स कम विद इन, ये अपने अंदर से आने वाली प्रक्रिया। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, जो शाहबानो केस आता है, ट्रिपल तलाक उस समय भी एक रूप में जाना जाता था, केस आता है और आगे चलकर उस पर काम नहीं हो पाता, वो हट जाता है। फिर शायरा बानो का केस आता है कई साल बाद, फिर से ट्रिपल तलाक के ऊपर बात होती है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान ने कहा है कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अगर ट्रिपल तलाक धर्म से जुड़ा मुद्दा होगा तो हम इसमें हस्तक्षेप, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो शायरा बानो तक आते आते एक बहुत बड़ी बात हो गई कि महिलाओं ने यह समझा कि यह उनके महिला होने के अधिकारों का हनन है। तमाम महिला आयोग, तमाम जो है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हुई और उन्होंने एक समान रूप से मांग की,
और सुप्रीम कोर्ट में यह बात गई कि यह मामला धर्म का नहीं, यह मामला महिला से जुड़े हुए अधिकारों का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इंतजार किया कि क्या महिलाएं अपने साथ होने वाली इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रही हैं या नहीं रही हैं। और जब महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि हां, हम एक स्वर में इस बारे में बात कर रहे हैं कि यह हमारे अधिकारों का हनन है, तब सुप्रीम ने कहा यह कानून पक्का है। पावर मिली, बिना एम्पावरमेंट के कभी भी पावर नहीं होती है। तुम्हें आईएएस बन के सत्ता मिल जाएगी, लेकिन अगर आज तुम ये लड़ाई हार गए, मैं गरीब हूं, मैं पता नहीं आईएएस बन सकता हूं कि नहीं बन सकता, मेरे पास 50 क्वेश्चन आते हैं, सर मैं पढ़ने में कभी अच्छा नहीं रहा, अच्छी नहीं रही, पापा कहते हैं, फलाने फूफा कहते हैं, मामा कहते हैं, पता नहीं कितने लोग कहते हैं तुम आईएएस नहीं बन सकते। तो आईएएस जब तुम बन जाओगे, तुम्हारे नाम के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा लग जाएगा, वो तुम्हारे पास पावर हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत तुमसे वो पावर छीन नहीं सकती है। लेकिन उस पावर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा? एम्पावर करना होगा। यानी मैं जहां हूं, जैसे हूं, जिस परिस्थिति में हूं, मुझे अपने अंदर वो चीज लेकर आनी होगी कि मैं ऑफिसर हूं, मुझे ऑफिसर बनना है। लाख मुश्किलें आ जाए, मुझे ये सफर तय करना है। और जब ये सफर तय हो जाएगा तो एक परीक्षा पास करके तुम्हारे साथ क्या लग जाएगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा का वो पावर अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। तो एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा शब्द होता है। तुम्हें ग्रामीण महिला, शहरी महिला, दलित महिला, किसी धर्म की महिला, तुम्हें अगर इनको एम्पावर करना है तो हमारे संविधान में, हमारे आदर्शों में यह बात लिखी गई है कि जब तक उसके अंदर अपनी स्थिति की चेतना नहीं आएगी, हु आई एम, नारी, अब उस चेतना के लिए चाहे तुम इसके बारे में बात करो कि यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमणते, जहां पर नारी की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। मैं इसके बारे में बात करूं, मैं फेमिनिज्म के बारे में बात करूं कि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, मैं किसी भी धारणा अवधारणा का सहारा लूं, लेकिन मकसद क्या है? आप नारी होने के नाते यह महसूस करें कि आप किसी से कम नहीं हैं। अगर आपको अवसर समान दिए जाएंगे, दिए जा रहे हैं, इस बार यूपीएससी का रिजल्ट देख लो, 1, 2, 3, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देख लो। आज बच्चियों को जैसे ही मौके दिए गए, सारे टॉप रैंक किसके पास पहुंच जा रहे हैं? उन्होंने दिखाया कि मामला सिर्फ अवसरों की उपलब्धता का था। आज हमें अवसर मिल गए, हमने दुनिया में अपने झंडे गाड़ दिए। अभी चंद्रयान 3 में देख लो कितनी महिला वैज्ञानिक, सामान्य सी साड़ी पहने हुए, बालों में गजरा लगाए हुए, एक पारंपरिक भारतीय महिला, लेकिन जब गणितीय यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात आ रही है तो वो चंद्रयान 3 उड़ा रही है, वो चंद्रयान 3 उड़ा रही है। अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए आप देखिए, इसरो में साड़ियां पहने हुए, बालों में गजरा लगा हुआ है, एकदम सामान्य सी भारतीय नारी जो अपने परिवार, अपनी परंपरा को वहन करते हुए चंद्रमा पर यान उतार दिया। एक तरफ करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा और दूसरी तरफ चंद्रमा पे लैंड करा दिया। बोला ये है मेरी हिम्मत। बहुत दिन से हमने यहां से वहां देख लिया, वहीं आके देखेंगे भाई, तुम्हारी फोटो वहीं से मंगा लेंगे, टेंशन ना लो, तुम्हारे उगने का हम इंतजार हम नहीं करने वाले। ये हमारी महिलाओं की ताकत है। लेकिन इस ताकत को कोई दे नहीं सकता, शक्ति दी जाती है। उसमें हमारे कुछ नेता थे, उनको शक्ति मिल गई है। उनसे बोले आप इस पे कौन बधाई देंगे? बोले जैसे वहां से लोग लौटेंगे हम पूरा बड़ा फंक्शन करेंगे। उन्हें पता नहीं था गया कौन, उन्हें लगा प्रज्ञान नाम का कोई वैज्ञानिक उतर गया है, वो गलती में थे। एक आध तो बोले क्या उतरा है, ठीक है, उनको डर लग गया। एक ने बोला इसके लिए नासा को बहुत बहुत बधाई। नासा वाले सोच रहे भाई हमें ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता है, जाके देखो वीडियो वायरल हो रहे, नासा को बहुत बहुत बधाई। तो इसका सीधा सा मतलब क्या? उनको शक्ति दी गई, उसको संभाल नहीं पाए। लेकिन अभी किसी पढ़ी लिखी महिला, वैज्ञानिक महिला से पूछो, वो उसके बारे में सब कुछ बता देगी। ये एम्पावरमेंट होता है। परिवर्तन किससे आता है? परिवर्तन आता है एम्पावरमेंट से। एम्पावरमेंट अपने अस्तित्व के होने की जानकारी है। एम्पावरमेंट क्या है? अपने अस्तित्व के होने की जानकारी। मैं हूं और मैं क्यों हूं, ये दो सफर जब इंसान पूरा करता है तो एम्पावरमेंट होती है। और जिस व्यक्ति को अपने अस्तित्व की जानकारी हो जाए, मैं क्यों हूं, मैं हूं और मैं क्यों हूं, उसी दिन उसका सफर पूरा हो जाता है। भारत की महिलाओं के साथ तो ऐसा रहा है कि ऐसा समय आया है कि उनके अस्तित्व को ही हमने नकार दिया है।
आज भी भारत की जीएनपी की जब कैलकुलेशन होती है उसमें महिला शक्ति के बारे में बात नहीं होती है। हमारे घर में कोई काम वाली होती है 3,000 4,000 लेती है, लेकिन हमारी मां हमारी बहन जब कपड़े धोती है तो उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है, वो कभी भी जीडीपी जीएनपी में कैलकुलेट नहीं होती है। तो क्या वास्तव में अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखूं तो क्या मेरी देश की महिलाएं अपने अस्तित्व में हैं? जमीन का रिकॉर्ड पुरुष के नाम पे है, क्या उसकी पत्नी खेत में काम नहीं कर रही होती है? किसान उस पुरुष के साथ लगता है, उस महिला के साथ क्या लगता है? उसको इकोनॉमी कहता है प्रचंड बेरोजगारी, डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। 2011 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट यानी नॉमिनल प्रोडक्टिविटी जीरो, उसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन में पुरुष ही क्यों थे, महिलाएं क्यों नहीं? जबकि आज आधुनिक रिकॉर्ड कहता है कि जो पलायन हो रहा है आज खेतों में सबसे ज्यादा भार किसके ऊपर आ चुका है? महिलाओं में। क्योंकि पुरुष क्या कर रहा है? बंबई में दिल्ली में जाकर कमा रहा है। तो जब वहां कमा रहा है तो खेतों में काम कौन कर रहा होगा? कभी सोचा तुमने रुक के? और अगर वो वहां कमा रही है तो वो किसान क्यों नहीं है? और जो कर रहा है और जो वो है नहीं तो उसका अस्तित्व कहां है? अगर आप इस क्लास में हो और आपकी अटेंडेंस ना हो, आपको कोई डायरी ना दिया जाए, आपका कोई रिकॉर्ड ना हो, आपका अस्तित्व क्या हुआ? आपका अस्तित्व जीरो। अब जरा मेरे देश की महिलाओं के बारे में बात करो, क्या वो कहीं भी अस्तित्व में हैं? किसान आंदोलन में तुम मुझे महिला दिखाओ। खेतों में कौन काम कर रहा है आज? अगर पुरुष मुंबई में है, दिल्ली में है, तो खेतों में क्या भूत काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सरकार के हिसाब से वहां भूत ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जो नहीं है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये पूरी लड़ाई किस बात की है? ये एम्पावरमेंट क्या है? अपने अस्तित्व की खोज। मैं हूं और मैं क्यों हूं। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये उस ट्रांसजेंडर के लिए भी उतना ही सत्य है, जिसने वर्षों तक ये पूछा कि महिला की कैटेगरी है, पुरुष की कैटेगरी है, मैं क्या हूं। तो आज पूरे दुनिया में जो भी तुम आंदोलन देख रहे हो, जो भी बदलाव देख रहे हो, वो एम्पावरमेंट का बदलाव है। वो एम्पावरमेंट का बदलाव है। जो आज सरकारों को आगे बढ़कर ई एजुकेशन की बात हो रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा पूछ रहा है, वो देखो शहरी बच्चे को तुम इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, मैंने कौन सा पाप किया है? संविधान लिखते समय तो तुमने लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, लिख देते वी द पीपल ऑफ अर्बन इंडिया, वी द पीपल ऑफ रूरल इंडिया। तुमने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति क्या है? भारतीय है। और डीपीएसपी में तुमने लिखा कि हम कल्याणकारी राज्य होंगे, वेलफेयर स्टेट होंगे। तो कहां है तुम्हारा वेलफेयर? उसको हॉस्पिटल है, उसको एजुकेशन है। मैंने कौन से पाप किए थे जो मैं गांव में पैदा हो गया? और तुम्हारा राष्ट्रपिता कहते हैं, किताबों में लिखते हो कि भारत की आत्मा गांव में रहती है। कौन से विरोधाभास में तुम जी रहे हो? तुम लिखते हो कि भारत की आत्मा गांव में रहती है। महात्मा गांधी ये बात कह के चले गए, एनसीईआरटी की किताबों में लिख दिया। भारत की आत्मा गांव में रहती है, तो शहर में कौन रहता है भाई? तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आत्मा की हत्या करने पर लिखा हुआ है? भगवत गीता में कहा गया, नैनम चिंद्रति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोषयति मारुता, कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई उसको भिगो सकता है, और तुमने आत्मा ही मार दी भारत की। तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले किसको मिलना चाहिए था? ग्रामीण भारत का, शहरी भारत को? तो ये जो है वो एम्पावरमेंट का सेगमेंट है। 75 साल से गांव इंतजार कर रहे हैं ना, बिजली की, सड़क का, पानी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि इंतजार नहीं करना है, वो तुम्हें प्रक्रिया के अंतर्गत मांगना है, वो तुम्हें प्रक्रिया के अंदर जनरेट करना है। सरकारें क्या महिलाओं के लिए प्रोग्राम नहीं चला रही थी? 1947 से चल रहे हैं। तो महिलाओं को आगे बढ़कर क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एंटरप्रेन्योर में, अपने आप को नई चीजों में परिवर्तित करना होगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो उद्योग हो। तब इंपावरमेंट आता है। जब इंपावरमेंट आता है तब रियल चेंज आता है। क्योंकि पावर में, मान लो आज हम कह सकते हैं भाई हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं, पर वो एक हैं, वो एक हैं, माननीय राष्ट्रपति सिर्फ एक हैं। तो क्या इससे देश की समस्त महिलाओं की स्थिति बदल गई? देश में वास्तविक बदलाव तब आएगा जब वो इंपावर होंगी। तो पावर और इंपावरमेंट बीच का कॉन्सेप्ट, ये बहुत छोटा सा शब्द है, तुमने कई बार ये शब्द सुना होगा। इसकी गहराई को आज अंदाजा लगाओ कि ये क्या है। अब तुम्हें अंदाजा लग चुका होगा कि अगर मैं अब तुमसे पूछूं, मुझे 10 मिनट हो गए इस पर बात करते हुए, अगर मैं तुमसे अब छोटी सी एक बात पूछूं कि अब तुम्हें इंपावर करना है किसी को, क्या करोगे? क्या करोगे? और वो प्रेरणा कैसे आएगी?
तुम्हारी तरह वही मोटिवेशन वीडियो देखे। हाँ, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे अवसर देने होंगे। आप में से कई बेटियां यहां बैठ के पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन देश की ऐसी कई बेटियां होंगी जो यहां तक आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई हैं। आप आज ये सपने इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि आज आपको अवसर मिले हैं। तो पहले तो उनको अवसर देने होंगे। लेकिन अवसर, अवसर क्या होता है? अवसर क्या होता है? अब मैं तुम्हें यूपीएससी दिखाता हूं। एक शब्द को पकड़कर यूपीएससी क्या करता है। आपको अवसर देने होंगे, अपॉर्चुनिटी। कितना आसान है, कितने आसानी से मैंने बोल दिया, तुमने सुन लिया। तुम भी जाके किसी को बताओगे, अवसर देने होंगे। अच्छा, एक हमारी बेटी है, सुना होगा, अभी छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। इसको पढ़ने का अवसर मिल गया, इसको पढ़ने का अवसर मिल गया, पढ़ लिया इसने बहुत अच्छे से। अच्छा, मार्केट में नौकरी भी निकल गई, उसने आवेदन भी कर दिया, अरे वाह, नौकरी भी लग गई। दिक्कत यह है, मां बाप भेजने को तैयार नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि शाम होते ही कुछ उपद्रवी तत्व भयानक गड़बड़ियां करते हैं। इसके सामने सुरक्षा का बड़ा प्रश्न आ गया है। एक दो बच्चियों के साथ गलत हादसे हो गए, मां बाप ने भेजना बंद कर दिया। इसके लिए अवसर है ये? आप में से किसी न किसी को यह सामना करना पड़ा होगा, यह सुना होगा आपने। और अगर ये बहुत बढ़ जाए तो मां बाप तुरंत बेटी की शादी करना शुरू कर देते हैं। शादी कर दो, पढ़ाओ नहीं इसको। हमारे देश में अभी भी है, अगर कोई गलत घटना होती है तो सबसे पहले ये बताया जाता है लड़की ने कपड़े कैसे पहने थे, उसका चरित्र कैसा था, जिसने ये पाप किया उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि पढ़ भी गई, नौकरी भी लग गई, पर लैक ऑफ सिक्योरिटी, क्या इसको तुम अवसर कहोगे? तुम इसको अवसर कहोगे? क्या अगर आपके घर में बहन है, आपके घर में कोई बेटी है, बच्ची है, उसको ऐसे क्षेत्र में भेजोगे कि जाओ, राइट, जाओ और जाओ यहां पे नौकरी करो, भेजोगे? नहीं। तुम्हें भी पता होगा शाम को 6 बजे के बाद मम्मी का फोन बजना शुरू होता है, बेटा कहां हो, 10 मिनट लेट हुआ, दरवाजे पे सब लोग नाचना शुरू कर देते हैं, कहां हो, हुआ है? हाँ, तो इसको अवसर नहीं कहते। सुरक्षा भी हो गई। अगर अवसंरचना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर आने जाने के लिए बस नहीं है, टेम्पो नहीं है, तो तुम उस अवसर का लाभ उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो अवसर वर्ड हमने यूज किया बड़ा गहरा है, बहुत डायमेंशन है इसके। तो यह चीज आपकी समझ में आना चाहिए कि अवसर बोल देने से नहीं होता, इसके कई फैक्टर्स होते हैं। अभी आप ही से कह दूं नक्सलाइट इलाके में चले जाओ, बढ़िया जॉब दे रहे हैं, बढ़िया पैकेज दे रहे हैं। बाढ़ में क्या पैकेज, हम सर यहाँ जोमेटो में हम पिज्जा देखेंगे, जान है तो जहान है, पता नहीं कहां निपट जाए किस कोने पे। क्यों? हम आपको अवसर दे रहे हैं यार, लाखों का पैकेज दे रहे हैं आपको, तब को सर जान से बढ़ के कुछ है, जान है तो जहान है। क्यों? सिक्योरिटी कंसर्न आ गया। तो अवसर के बहुत डायमेंशंस होते हैं, ये उतना आसान नहीं है कि जितना आपने बोल दिया और वो हो गया। जरा नॉर्थ ईस्ट की बच्चियों से पूछो, स्कूल जाओगी? बोले हाँ जाएंगे। सरकार ने दूर पहाड़ी के पार एक जो है वो स्कूल बनाया है, नदियां पार करके जाना पड़ता है, जंगल पार करके जाना पड़ता है। जाएगी वो बच्ची? आप जाके रिपोर्ट पढ़िए कि कुछ समय के अंदर बच्चियों की पढ़ाई रोक दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं। आने जाने में इतना समय लगता है कि मां बाप को लगता है कि बच्चियां अपना समय वेस्ट करी। मैं नहीं, रिपोर्ट कह रही है। बच्चियां इतना समय वो बर्बाद हो जाता है कि वो घर के काम नहीं कर पाती हैं, इसीलिए स्कूल की पढ़ाई उनके लिए वेस्टेज है। क्योंकि जो नदी पार करने, पहाड़ पार करने, जंगल पार करने में उनका बहुत अधिक समय बर्बाद हो जाता है, और उनको पढ़ाई के साथ घर के भी बड़े काम करने होते हैं। उनकी पढ़ाई एक कीमत मांगती है, पढ़ाई उनकी सौदा है एक, जो उनसे कहता तुम्हें पढ़ने तो देंगे लेकिन उसके बदले तुम्हें ये काम करने होंगे, तो वो उसको एक्सेप्ट करती हैं। और वो भी वहां डिस्टर्ब है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जाके पढ़ लीजिए, कश्मीर के बारे में जाके पढ़ लीजिए, बहुत सी जगहों पे अभी भी बस सर्विस, रेलवे सर्विस नहीं है। तो
तो अवसर कोई छोटी मोटी चीज नहीं कि आपने कहा अवसर दे दिया, हमने थाली में उठा के आपको अवसर दे दिया। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। अब मैंने बात तो एक छोटे से शुरू की थी,